तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे। एंड आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है G7, यानी कि ग्रुप ऑफ सेवन। G7 के बारे में हम जानने से पहले सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर हमारे वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको लगता है कि कोई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके APO, UPPCSJ या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आपको लगता है कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें, सो आप उन टॉपिक्स को हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट कि हमें एक आइडिया हो जाएगा एंड हम उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो हम आपके लिए बना सकते हैं। सो शुरू करते हैं इस ग्रुप के बारे में जानने के लिए। बेसिकली G7 एक ग्रुप है 7 कंट्रीज़ का, जिसको ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं। इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, क्या इंडिया के लिए कुछ रोल प्ले करता है आसपास के लिए, या इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या रोल प्ले करता है, तो ये सब सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस ग्रुप ऑफ 7 के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत है वो हुई थी 1975 में। ठीक है, ताकि जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी डिस्कशंस है और एनर्जी पॉलिसी पे एक कांस्टेंट फॉर्मल रूल्स इस्टेब्लिश करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था। हालांकि जो कंट्रीज़ हैं, जो भी इस ग्रुपिंग के जो पार्ट हैं, वो उनके डिसीजन जो हैं बाइंडिंग नहीं हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन, इस ग्रुप के, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये ग्रुप है, इस ग्रुप का ना कोई चार्टर है, ना ही कोई हेडक्वार्टर है। सो इसलिए भी इसके जो डिसीजंस लेते हैं लीडर्स, उसको वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि G7 के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट बात, इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि G7 जो था पहले वो G8 था, जब रशिया ने 1998 में ज्वाइन किया था। ठीक है, बट 2014 में रशिया को इस ऑर्गेनाइजेशन से हटना पड़ा, क्योंकि 2014 में रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था। तो उसके बाद से G8 जो है वापस से G7 बन गया था। अब सिंस G7 जो है वो जितने भी वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज़ हैं उनका एक ग्रुप है। एंड सिंस इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं, एक डेवलपिंग इकोनॉमी, इसलिए इंडिया इसका पार्ट नहीं है, सारी सी बात है। बट सवाल ये उठता है कि चाइना क्यों नहीं है। तो चाइना इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना का जो वेल्थ पर पर्सन है वो बाकी के डेवलप्ड इकनॉमीज़ जो है, बाकी की 7 कंट्रीज़ या रशिया को भी अगर ले लें तो 8 कंट्रीज़ के कंपैरिजन में चाइना का लो लेवल ऑफ वेल्थ पर पर्सन है, वो उसकी इस ऑर्गेनाइजेशन में ना होने का एक कारण है। ठीक है, तो इसलिए भी चाइना इस ऑर्गेनाइजेशन, इस इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कौन कौन हैं? सबसे पहले है UK, फिर है कनाडा, फिर है फ्रांस, फिर जर्मनी, इटली, जापान एंड US। तो ये हो गया G7 के मेंबर्स। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में ने होस्ट किया था इस मीटिंग को, जो कि 47th समिट था ग्रुप ऑफ 7 का। अभी रिसेंटली जून में इस मीटिंग को अटेंड किया गया। एंड इस मीटिंग, ये जो मीटिंग हुई थी वो कॉर्नवॉल में हुई थी। सबसे पहली बात, UK में एक जगह है कॉर्नवॉल, वहाँ पे हुआ था। और इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे डिस्कशन किया गया, तो हम उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। अब इस मीटिंग में डिस्कस किया गया ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है। देखिए, अलग अलग कंपनीज जो है वो अपने जो आउट ऑफ होम कंट्री जो ऑपरेशंस होते हैं वो सेटअप करती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो क्या होता है कि अगर किसी कंट्री के जो टैक्स रेट हैं वो ज़्यादा होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं, जो प्रॉफिट पे लगते हैं और इनकम पे कंपनीज़ के, अगर किसी कंट्रीज़ में प्रॉफिट टैक्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, तो कंपनीज़ क्या करती है, ऐसे कंट्रीज़ को ढूंढती है जहाँ पर लो टैक्स है।
अब सवाल ये लो टैक्स होता क्यों है? क्योंकि जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो हमेशा लो टैक्स रखती हैं, सो दैट कि अब कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए कि कंपनीज़ उनके यहाँ आए, उनके अपना ऑफिस सेटअप करें, अपना फैक्ट्री सेटअप करें। इसलिए भी जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं वो अपने लो टैक्स से रहती है, और इस बात का फ़ायदा जो है वो बड़ी बड़ी MNCs जो है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है, इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। तो वर्ल्ड लीडर्स ने इस टॉपिक को इस मीटिंग में उठाया कि ऐसे जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं, जितनी कंपनीज़ हैं, और हमें एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स डिसाइड करना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर बेसिक टैक्स है, इससे कम अगर कोई कंपनी किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करती है तो जो उस कंपनी की होम कंट्री है जहाँ पर ओरिजिनली वो बेस्ड है, वो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो अपने टैक्स जो उन पर इम्पोज करेगी। तो इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जो 15% टैक्स है वो एक मिनिमम टैक्स जो है हमें डिसाइड करना चाहिए कंपनीज़ के लिए। सो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का। ऑलराइट, देन इस मीटिंग में सिंस इंडिया इसका पार्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर के तौर पे 4 कंट्रीज़ जो थे जिनको इनवाइट किया गया था, और वो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। एंड जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, समिट ये था वो यूके में होस्ट हुआ था। अब इस मीटिंग में इनिशिएटिव क्या लिए गए? तो इस मीटिंग में सबसे पहले बिल्ड बैक बेटर की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया गया था। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिल्ड बैक बेटर का मतलब क्या है? इसका एम जो है बेसिकली है कि चाइना की जो $1 ट्रिलियन इकनॉमी है थ्रू बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के थ्रू, उससे जो वर्ल्ड ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसको एक क्रिटिसाइज़ करने था कि अगर चाइना अपना ग्लोबल डोमिनेंस जो है असर्ट करने की कोशिश कर रही है, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रही है, और अगर बाकी कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि चाइना के इस स्टेप से ग्लोबल पीस पे इफेक्ट पड़ सकता है, एंड जो स्टेप्स लेने होंगे ताकि चाइना जो है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी हेगेमनी प्रूव करने के लिए, डोमिनेंस प्रूव करने के लिए बाकी कंट्रीज़ के ट्रेड को ना इफेक्ट करे। ठीक है, तो इसका बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव को इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि चाइना के जो ग्लोबल डोमिनेंस है उसको टैकल किया जा सके। दूसरा, डेमोक्रेसीज़ 11 का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। देखिए, डेमोक्रेसीज़ 11 का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि G7 कंट्रीज़ चाहती कि जो डेवलपिंग इकनॉमीज़ हैं उनको भी इसमें एडअप किया जाए, एंड डोनाल्ड ट्रम्प का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इसको G11 बनाया जाए ताकि इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ को भी इसमें ऐड किया, और रशिया को भी ऐड किया जा सके। ठीक है, सो ये उनकी चॉइस थी डोनाल्ड ट्रम्प की। हालांकि अब जो बिडेन आ गए हैं तो उनकी अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। देन इस मीटिंग में ये भी डिस्कस किया कि इंटरनेट कर्व्स के बारे में, कि जो इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगेंस्ट है, एंड इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये जो है इसलिए भी बात की गई क्योंकि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगाया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इंडिया में लगे, एंड ये बोला गया कि इंटर रिस्ट्रिक्शन जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगेंस्ट है। देन एक इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन साइन हुआ इस मीटिंग में, जिसको कार्बिस बे डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इस कार्बिस बे डिक्लेरेशन में ये एक रेजोल्यूशन लिया गया कि अब हम सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एक ग्लोबल एफर्ट्स उठाएंगे ताकि फ्यूचर में जो पैंडेमिक्स हो रहे हैं होंगे उनको रोका जा सके। एंड अलॉन्ग विद दिस सारे कंट्रीज़ ने कुछ 1 बिलियन के करीब कोरोना वायरस वैक्सीन भी पूरे कंट्रीज़ को डोनेट करने का डिसीजन लिया इसमें, एंड जो अमाउंट है वो फंड भी डोनेट किया। देन उसके साथ साथ एक कोवैक्स प्रोग्राम चल रहा है ताकि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जा सके ताकि कोई भी पर्सन जो है डिप्राइव ना रहे इससे। देन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट अभी इस समय चल रहा है, वो है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के कंट्रीज़ ने ये सेटअप किया कि हमें एक यूनिफॉर्म रेजोल्यूशन लेना होगा, यूनिफॉर्म स्टेप लेना होगा, डिसीज़न लेना होगा ताकि हम क्लाइमेट चेंज को जल्द से जल्द रोक सकें, और ताकि हमारे जो अर्थ है वो जिस तरह से डेटोरिएट हो रही है, जिस तरह से डिस्ट्रक्ट हो रही है, उसको हम उसकी स्पीड को हम कम कर सकें ताकि इन्वायरमेंट और जो इकोलॉजी है वो मेंटेन रहे। देन उसके बाद ह्यूमन राइट वॉल्यूशन की भी बात की गई इस पूरे मीटिंग में, एंड इनडायरेक्टली जो रेजोल्यूशन है वो एम था चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना अपने यहाँ उइगुर मुस्लिम्स के साथ जो भी एट्रोसाइट्स हैं, उनके जो फंडामेंटल फ्रीडम्स है उनका ग्रॉस वॉल्यूशन कर रहा है। तो इन चीज़ों पे, और चाइना का जो डोमिनेंस है साउथ चाइना सी में, और स्टेटस को जो बाकी कंट्रीज़ है, फिलीपींस या बाकी कंट्रीज़ जो हैं उनके जो अपना असर्शन पे डोमिनेंस शो कर रहा है साउथ चाइना सी में,
तो उसके तरफ भी उसको पॉइंट आउट किया गया कि इससे वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। एंड इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रोल को भी क्वेश्चन किया गया कि जो कोविड को ओरिजिन की लेकर के, जो कोविड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी एक ट्रांसपेरेंट पर्सपेक्टिव रखना होगा ताकि इसमें एक एग्जैक्ट चीज़ें पता चल सके कि कहाँ से वायरस जो है ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो थी वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं इस पर्सपेक्टिव से। एंड चूँकि इंडिया जो है वो सारी कंट्रीज़ के साथ एक अच्छा रोल प्ले करता है, तो ये प्लेटफॉर्म जो है, चूँकि इंडिया हालांकि नॉन ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था इस ऑर्गेनाइजेशन में, बट इंडिया जो है अपने जो कोविड वैक्सीन को लेके पेटेंट की जो रिक्वायरमेंट थी इंडिया की तरफ से कि इसका पेटेंट जो रिलैक्स किया जाए ताकि सारे कंट्रीज़ को मास प्रोडक्शन हो सके एंड सारी कंट्रीज़ को टाइम पे वैक्सीन मिल सके, तो इन सारे चीज़ों पे इंडिया जो अपने ओपिनियन रख सकता है। एंड इस पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी भी थी ताकि अपने जो भी कंसर्न से इंडिया इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रख सकता है। सो यहाँ हम एंड करेंगे इस टॉपिक पे। मुझे लगता है कि आप ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशेंट है एंड आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगी। सो यहाँ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। एंड अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से लगता है तो श्योर हमें बताइए कमेंट में, सो दैट हम अपने नए कंटेंट जो भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे इन्फॉर्मेशन, वो हम उसके साथ हम आपके लिए वीडियो क्रिएट करते रहेंगे। अरे थैंक यू।